ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, तो एक आदमी दूसरे आदमी से कह रहा है। अब आपको ऐसे कहानी नहीं मिलती जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहा है। 104.2 Mirchi, Bahrain ka one and only 100% Bollywood station. It's hot. On 104.2 मिर्ची मैं हूँ जूही आपके साथ, and it's my complete pleasure to introduce you and bring you a chit chat with a very prominent Indian cinema writer, poet, lyricist जावेद अख्तर साहब, जो आज बहरीन में एक मुशायरे के लिए तशरीफ लेकर आए हैं। उनसे बातचीत तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले ये बताना आपको ज़रूरी है कि जावेद अख्तर साहब is very well known for his work in Indian cinema. Recipient of 5 National Film Awards and also a recipient of Padma Bhushan and Padma Shri, 2 of India's highest civilian awards, which means a lot. जावेद साहब, बहरीन में मिर्ची की ओर से आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो कहना बनता है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, मगर ये भी कहना बनता है कि देर आए दुरुस्त आए। आप आए तो सही तारिक फैजी साहब की वजह से। दरअसल सच ये है कि बहुत बरसों पहले मैं एक बार हाजिर हो चुका हूँ यहाँ बहरीन जी, लेकिन मैं किसी कंपनी के बोर्ड पे था, गवर्निंग बोर्ड पे, यहाँ मीटिंग थी, उस मीटिंग के लिए आया था जी। और एक ही दिन में चला गया। अब इत्तेफाक ये है कि मुझे आज आया हूँ और कल फिर वापस जाना है कहीं और जाने के लिए जी। लेकिन इस बार जो आया हूँ तो कुछ दूसरे लोगों से मिल रहा हूँ। वहाँ तो एक कंपनी का गवर्निंग बोर्ड था, अलग अलग जगहों से आए थे लोग, लेकिन इस बार मुझे जो हमारे ख़ास तौर से डायस्पोरा जो है यहाँ बहरीन में, उससे मुलाकात का मौका मिलेगा, इसकी खुशी। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे मैंने आपसे कहा कि बहरीन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डिकेड से रिसाइड करते हैं और उनका बेहद इंटरेस्ट है टूवर्ड्स उर्दू पोइट्री, हिंदी शायरी पर, क्योंकि मुशायरों में अच्छी खासी भीड़ नजर आती है बहरीन में। बस दुआ कीजिए कि इस मुशायरे के बाद भी वो इंटरेस्ट उनका बाकी रहे। जी बिल्कुल रहेगा इंशाल्लाह। जावेद साहब, आप एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्क्रीन प्ले राइटर, लिरिसिस्ट और पोएट रहे हैं और कई राइटर्स को आपने बेहद प्रेरित भी किया है और करते रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में कौन रहे हैं आपकी इंस्पिरेशन सर? देखिए, मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एक से बहुत ज़्यादा। मैं बहुत इन्फ्लुएंस रहा हूँ जो प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट, जिसे प्रगतिशील कहा जाता है, तरक्की पसंद, ये जो लिटरेचर का मूवमेंट था 30s में शुरू हुआ था और 60s तक वो अपने शबाब पे रहा। उन राइटर्स से जैसे कृष्ण चंद्र हैं, इसमें चुगताई हैं, मंटो हैं और पोइट्स भी इनमें बहुत बड़े बड़े हुए हैं। दूसरी तरफ चूँकि अंग्रेज़ी लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट रहा है तो वो चाहे इंग्लिश हो या यूरोपियन नावल, लेकिन उसके साथ साथ ही मैं मॉडर्न अमेरिकन नावल से भी बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। देखिए, जब मैं छोटा था जी तो मैं नावल्स पढ़ना बहुत कम उम्र में शुरू कर दी थी। मैक्सिम गोर्की की मदर मैंने 13 बरस की उम्र में पढ़ी थी। तो मुझे मेरे बड़े बताते थे कि जब तुम नावल पढ़ो तो 30-40 पेज तो पहले लगते हैं नावल के माहौल को, कैरेक्टर्स को समझने के लिए जी। उसके बाद तुम सही तरह से कहानी के अंदर जाते हो। यहाँ तो वो ज़माना आ गया है कि 3 लाइन कोई आदमी जो है नहीं पढ़ेगा अगर उसको होल्ड नहीं करे वो लाइन है। वो 30-40 पेज की बात तो जाने दीजिए। तो ये जो मॉडर्न राइटिंग है, इसके अंदर जो एक पूरी कोशिश होती है कि रीडर को फ़ौरन पकड़ ले और वो इससे पहले कि रीडर किसी टॉपिक पे बोर हो उससे आगे निकल जाए, तो ये भी सीखने वाली बात है। लेकिन ये स्पीड जो है, जो हमारा क्लासिकल लिटरेचर है, उसकी डेप्थ की कीमत पे नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम टेम्पो और डेप्थ दोनों को पढ़ें और समझें कि राइटिंग में कैसे आता है जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उससे फ़ायदा होगा। बिल्कुल, बहुत खूब कहा आपने। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और बहुत मुश्किल है। किसी को भी कहते हैं कि अगर आप इंस्टाग्राम पर भी एक स्टोरी या वीडियो डालें तो वो 30 सेकंड से ज़्यादा ना हो, क्योंकि उससे ज़्यादा लोग देखना पसंद नहीं करते। तो 30 सेकंड के अंदर इस काम को कर दिखाना कि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, थोड़ा मुश्किल तो है। जी बिल्कुल। हमने आपके इंटरव्यूज़ में ये जाना है कि स्क्रीन प्ले राइटिंग की शुरुआत आपने की सुपरस्टार राजेश खन्ना जी की वजह से। ये क्या किस्सा है सर? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन बड़ा ब्रेक एक तरह से उनकी वजह से मिला था।
सलीम साहब और मैं, हम दोनों साथ में सिप्पी फिल्म देखा है जिसमें राइटर डिपार्टमेंट में आए थे जी और हम वहाँ स्क्रीन प्ले पे ही काम कर रहे थे जी और स्क्रीन प्ले ही लिख रहे थे और हमने एक दो स्क्रीन प्ले लिखे भी थे जिसकी वजह से हमें वहाँ नौकरी मिली थी। वहाँ राजेश खन्ना भी आते थे चूँकि इसी कंपनी ने उन्हें ब्रेक दिया था। जी पहली फिल्म उनकी इसी कंपनी की थी, तो वहाँ उन्होंने हमें ये ऑफर दिया कि भाई एक फिल्म है साउथ की, मैंने साइन की है, उसका जो स्क्रीन प्ले मैंने पढ़ा है उससे मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, तो अगर तुम लोग उसका स्क्रीन प्ले लिख दो तो मैं बहुत एहसानमंद हूँगा, इसलिए कि मैं इस पिक्चर को छोड़ नहीं सकता हूँ। मुझे इन्होंने इतने पैसे दे दिए कि मैं वापस ही नहीं कर सकता। बहुत खूब। तो और मैं घर खरीद रहा हूँ, तो मुझे एक पिक्चर करनी है, लेकिन अगर मैंने ये स्क्रीन प्ले कर लिया तो घर के अंदर तो चला जाऊंगा लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के बाहर होऊंगा। तो हमने तो फिर दुविधा है। काम किया, वो थी हाथी मेरे साथी। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवी इट इज। बचपन में उस मूवी को देख के शायद वो जो जानवरों की तरफ मेरा एक अजीज प्रेम है वो जी, शायद उस मूवी से शुरुआत हुई थी। अच्छा। जी। और इसी तरह लिरिसिस्ट बनने के पीछे भी हमने सुना है कि ये श्रेय भी यश चोपड़ा साहब को जाता है। ये तो उन्हें जाता है, कोई शक नहीं। जी मतलब ये कि यश चोपड़ा इतने मकबूल और इतने पॉपुलर और इतने हरदिल अजीज डायरेक्टर थे और ख़ास तौर से उनकी फिल्मों में म्यूज़िक बड़ी मशहूर थी जी कि किसी भी राइटर से वो कहते कि मेरे गाने लिख दो तो भागता हुआ जाता। ये मेरे पास आए तो मुझसे कहले मेरे गाने लिख दो, तो मैंने कहा मैं तो नहीं लिखूँगा। कहले क्यों? मैंने कहा मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ, जो पोइट्री वगैरह मैं तो छपाता तक नहीं अपनी पोइट्री। जी मैं तो अपने दोस्तों दो चार को, आपको भी सुनाता हूँ, ऐसे ही दो चार को सुना देता हूँ, वो तो मैं अपने लिए करता हूँ। अब मैं फिल्मी गाने भी लिखने लगूँ तो ये काम भी फिर बाजार में आ जाएगा। जी तो मैंने बहुत मना किया उन्हें, और लेकिन उनको भी जिद थी, इसलिए कि उन्होंने मेरी शायरी सुनी थी तो शायद उन्हें ऐसा लगता था कि मैं मुनासिब चॉइस हूँ इसके लिए। जी तो फिर उन्होंने मुझे मना लिया। मैंने उल्टी सीधी जो शराइत रखी वो सारी शर्तें भी मान ली उन्होंने, तो मेरे पास रास्ता ही नहीं रहा। तो अगले दिन फिर मैं गया और मैंने वो ट्यून सुनी, और मैंने ट्यून पे तो गाना कभी लिखा नहीं, मैं तो शायरी अपनी मर्जी से कर रहा था। तो मेरा पहला तजुर्बा था, लेकिन 10:30 बजे जाके जब 5 बजे उनके घर से निकला तो गाना वहीं के वहीं मुकम्मल हो चुका था। और मेरे जैसे कई लोगों का वो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गाना है सर, देखा एक ख्वाब तो जी, ये ये मेरी सिलसिले जिंदगी हुए। का पहला गाना। जी, ये आपकी ज़िंदगी का पहला गाना रहा। जावेद साहब, अक्सर मतलब हम रेडियो जॉकिंग करते हैं तो कई सारे गानों के लिए लिसनर्स हमसे कहते हैं कि ना जाने लिरिसिस्ट किस कदर से उस मोमेंट से गुजरते होंगे कि ऐसे गाने लिख जाते हैं, क्योंकि लिरिक्स एक बहुत ही पॉपुलर चीज़ है गाने को आप तक जोड़े रखने के लिए। तो क्या होता है ये गानों के पीछे लिखने के पीछे की कहानी? अब ये वैसे ही है जैसे आप किसी एक्टर से पूछेंगे भाई घर से तो तुम अच्छे खासे आए थे, जी यहाँ पर एक दूसरी एक्ट्रेस आई है जिससे आपकी कोई खास जान पहचान भी नहीं है, आपको बताया जाता है ये आपकी माँ है पिक्चर में, वो लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है और आप चिल्लाते हैं कि मेरी माँ दुनिया से चली गई। तो ये आप कैसे करते हैं? इमोशन कैसे लाते हैं? इमोशन जी, कैसे लाते हैं? जी तो ये जो हर तरह जो काम है वो अपना अपना ढंग है उसका, जो कर सकता है कर लेता है। जी जी करने वाली की बात है। पोइट्री भी तो देखिए, फिल्मी गाना क्यों, पोइट्री तो और भी डिफिकल्ट चीज़ है जी कि क्या उसके मीटरिंग है, क्या उसके बहर है, क्या उसका रदीफ है, क्या काफिया है, किस तरह से आपने कही बात, ये बात 1000 बार पहले कह दी गई कि वो नई बात कर रहे हैं आप। जी तो ये कैसे होता है? पेंटिंग आप देखिए तो लोग कैसे ऐसी खूबसूरत पेंटिंग बनाते, मैं तो बिल्कुल। सीधी लकीर नहीं खींच सकता। तो लोग गाते हैं, जी मतलब दुनिया में ऐसे लोग हैं, मैं बड़ा उन्हें देखता हूँ हसरत से कि जिन्हें गाने के लाखों रुपए मिलते हैं, शायद और वो हमें कोई सुनना भी हाँ, नहीं शायद चाहता। वो मुझे हम गाए तो लाखों रुपए दे तो ना सुने। अब मगर ये ठीक है कि हमें लिखने के मिलते हैं, जी तो वो है शायद हम हैरत से देखते हैं कि भाई बैठ के कैसे लिख देते हैं और कितनी इमदाद मिल जाती है। तो अलग अलग काम है, अब आप जो काम कर रही हैं हर एक थोड़ी कर सकता है। कुछ अब इनबॉर्न टैलेंट भी है मेरे ख्याल से जो वही लोगों होता का। है। जी अब इंटरव्यू लेना या एक टीवी पर्सनालिटी होना कि टीवी पे आपको इस वक्त न जाने कितने लोग देख रहे होंगे और रोज देखते होंगे और फिर भी देखते हैं, तो कोई बात है ना आप में, तो शुक्रिया। वो नहीं सही है। नहीं सही बात बात है, करने हर का कोई। अंदाज, जी किस तरह से आप सवाल करते हैं, किस तरह से आप पूछते हैं, अब ये तरीका हर एक को नहीं आता। जी जावेद साहब, ये भी सुनने में आया है और कई सारे राइटर्स को शायद ये पता ना हो बात, और आज शायद ये बात पता चले कई सारे लोगों को कि
पहले डायरेक्टर्स और एक्टर्स के नाम के अलावा किसी और का नाम पोस्टर्स पे नहीं होता था, लेकिन कहीं ना कहीं आप और सलीम साहब इस बात के पीछे हैं कि राइटर्स के नाम भी पोस्टर्स पे आने लगे। हाँ, मगर वो हिस्ट्री हो गई जी अब, बहुत पुरानी बात है। हम लोग बड़े यंग थे, मैं क्या 24-25 साल का था। जी ये सब जब काम हमने किए हैं तो उसी उम्र में हो सकते थे, बड़े हो गए तो आदमी ऐसी हरकतें करेगा नहीं। जी तो हमारे तो नाम नहीं पोस्टर पे था, तो हमने कहा भाई हमारा क्यों नाम नहीं, उनका राइटर का नहीं होता। अच्छा ठीक है बताते हैं। तो हमने रातों रात खुद ही लिखवा दिया अपना नाम हर पोस्टर पे। तो अब ये सब वो एक उम्र की बात होती जी है, जी मगर वो नादानी जो थी और वो जोश जो था बहरहाल काम आया, जी इसलिए कि फिर राइटर्स के नाम आने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो शुक्रगुजार होंगे इस बात के जी। लिए। सर, पिछले 3 डिकेड्स में आपने किस तरह से राइटिंग और लिरिक्स को बदलते हुए देखा है, और आपका क्या कहना है, क्या लग रहा है आपको कि आगे जाते हुए ये कहाँ जाएगी राइटिंग, और जैसे पोइट्री में भी इंटरेस्ट हैव चेंज्ड? देखिए, वो जैसे हम उर्दू में मद्दो जज़र कहते हैं, जी तो होता रहता है, चीज़ें ऊपर जाती हैं फिर नीचे आती हैं, फिर ऊपर आती हैं नीचे आती हैं। इसी तरह से समंदर जो है कभी आगे बढ़ता है कभी पीछे हट जाता है। तो ये ज़िंदगी में भी होता है। मैं समझता हूँ इस वक्त जो है एक तरह का डिप है। मैं इसे ज़वाल नहीं कहूँगा, मैं इसे डिप कहूँगा, इसलिए कि ये मैं इसे आर्जी और वक्ती समझ रहा हूँ। जी जो स्टैंडर्ड है म्यूज़िक का और लिरिक का, ये वो नहीं है जो हमने 60s में 50s में देखा हुआ है, बिल्कुल। इवन 70s के कुछ हिस्सों में देखा हुआ है। तो कहीं हुआ ये, जिसके कई फैक्टर हैं। एक तो ये कि आप ये देखिए कि गाना ट्रेडिशनली हमारे नैरेटिव का हिस्सा होता था। गाना दरअसल एक सीन होता था, अब गाने बैकग्राउंड में आने लगे हैं। जी तो वो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। वो जो था कि ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, तो एक आदमी दूसरे आदमी से कह रहा जी है। अब आपको ऐसे गाने नहीं मिलते जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहा है, बहुत कम हो गए, बहुत जी। कम हो गए। बैकग्राउंड वो पे कुछ चलते एक हैं जर्नल सा होता है। जी तो उसमें एक तो उससे फिर आइडेंटिफिकेशन उस गाने से कम हो जाता है। जी दूसरे ये कि म्यूजिक का टेम्पो बढ़ा है। टेम्पो बढ़ने से हुआ क्या है कि वर्ड इस्टेब्लिश नहीं होते पूरी तरह से। वर्ड अगर इस्टेब्लिश नहीं होते तो उनकी कदर कम हो जाती है। जब वर्ड्स की कदर कम हो जाती है तो परवाह ही नहीं रहती कि वर्ड्स क्या हैं। जी तो ये एक विशद साइकिल है जो इस वक्त चल रहा है। टैलेंट की कमी नहीं है। जी हमारे यहाँ जो नए लड़के हैं आए हैं, चाहे वो अमिताभ भट्टाचार्य हो, इरशाद कामिल हो, जी ये बड़े टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन इनको तो वो मौका नहीं मिल रहा है जो आज से 25 साल 30 साल 40 साल पहले के लिरिसिस्ट को मिला। बिल्कुल। यहाँ सिचुएशन साथ देती थी, आप रिप्रेजेंट कर रहे होते थे किसी कैरेक्टर के जज्बात को। जहाँ म्यूजिक इत्मीनान से चलती थी कि आपके लफ्ज़ लोगों के कानों में अच्छी तरह उतर सकते, जी और जहाँ हॉल में बैठे हुए लोग भी जो थे वो ज़बान समझते थे। तो सोसाइटी में लैंग्वेज श्रिंक कर रही है, म्यूज़िक का टेम्पो बढ़ रहा है। फिल्म बनाने वाले और देखने वाले, गाना बनाने वाले और गाना सुनने वाले लिटरेचर के बारे में कम जानते हैं, जिन्हें पढ़ा ही नहीं गया। जी तो सारी चीज़ें उसके खिलाफ चल रही। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ, जी इसलिए कि मैं देखता हूँ कि आम तौर से लोगों में जो सवाल आपने किया वो सवाल है कि वैसे गाने क्यों नहीं हैं, वो गाने क्यों नहीं जो दिल को छूते हैं, जो हमारे जज्बात को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे खुशी का हो, गम का हो, या हैरत का हो, मोहब्बत का हो, जो भी हो। तो ये जो तशनगी है, ये जो प्यास है, ये प्यास वहाँ रुकी नहीं रहेगी आवाम में, ये फिर आएगी यहाँ तक, म्यूजिक इंडस्ट्री तक। जी और ये म्यूजिक इंडस्ट्री को बताएगी कि ये जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो भाई, ये हमें ठीक नहीं लग रहा है, और तुमको दूसरी तरह का काम करो, और वो करेगी। और शायद यही कारण है कि आज की जनरेशन भी अंताक्षरी खेलते हुए या रेट्रो गाने गाती है, बिल्कुल। लेकिन नए गाने नहीं आप गाती बिल्कुल है। सही कह रहे हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन कभी आप सुनते हैं ऐसे गाने, ए क्या बोलती तू, तो आपके दिल को थोड़ा? नहीं नहीं, ऐसा आई एम नॉट अ प्योरिटन। चलो जी। वो भी एक तरह का है, मजा आया ये भी, लेकिन अब हर गाना वैसा होने लगे ये गलत। जी जी भी ऐसे ऐसे तरह के पहले भी उस जमाने में बिल्कुल। शिवसेना की बुबला बू
गाने होते थे, जी ऐसे ऐसा नहीं था कि पहले नहीं होते थे, जी, लेकिन सिर्फ वही होने लगे तो अलग था। तब मुश्किल हो हाँ, जाए। क्या आपको भी लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए सो दैट यू नो द यंगर जनरेशन एंड द जनरेशन नाउ इज आल्सो वेरी कनेक्टेड टू पोएट्री? कोई ऐसी चीज़ है जो हम सब कर सकते हैं साथ नहीं में हमारी मिलकर? यंगर जनरेशन में क्यूरियोसिटी बहुत है पोइट्री की तरफ, जी और उनका दिल है, लिखना भी चाहते हैं, लेकिन उनको एजुकेट नहीं किया गया है। दे हैव नॉट बीन टोल्ड अबाउट द टेक्निक ऑफ राइटिंग। उन्होंने उनको एक्सपोज नहीं किया गया लिटरेचर को, जो कि जी। गलती उनकी नहीं हमारी है, बिल्कुल हमारी जनरेशन की है, हमारे कॉलेज सिस्टम की है, हमारी एजुकेशन सिस्टम की है। जी उसने जब पोइट्री घर में कभी सुनते नहीं, घर में कभी पोइट्री की किताब नहीं देखी, तो बच्चे को आप एक्सपेक्ट करें बड़े हो के वो पोइट्री अप्रिशिएट को, वो आप कर रहा है फिर भी वी शुड बी थैंकफुल। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में जो आपकी खुद की बेटी की फिल्म है और आपके बेटे ने भी एक्ट किया है उसमें, तो फरहान अख्तर साहब एक पोइट्री रिसाइट करते हैं जो आपकी लिखी हुई है Yeah. एंड दिस जनरेशन हैज लव्ड दैट पोइट्री। इनफैक्ट कई सारे रेडियो जॉकीज हैं जो उसका इस्तेमाल करते हैं शो के दौरान, तो उससे पता चलता है कि काफी इंटरेस्ट है नहीं है आपकी लोग generation बहुत में। इंटरेस्ट है मुझे, जी। तो रोज कम से कम 10-12 वो आते हैं ईमेल पे पोइट्री यंग लोगों की लिखी हुई भेजते हैं कि आप ये To review. देखिए, मैंने लिखा है। How nice. सर आप तारिक फैजी साहब के इनविटेशन पर आए हैं इस मुशायरे के लिए। आज बहरीन की जनता क्या एक्सपेक्ट करे इस मुशायरे से? देखिए वो जो कुछ भी एक्सपेक्ट कर रही होगी वो तारिक फैदी साहब से कर रही होगी। इसलिए कि किस्सा ये है कि जी। मैं तो जाता ही नहीं हूँ मुशायरों में, जी कभी कभार कोई बहुत ही ऐसा कि भाई ताल्लुकात ही खराब हो जाएंगे तो चला जाता हूँ। जी मैं तारिक फैजी साहब मुझे जब भी कहते हैं मैं हाजिर होता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं देखता हूँ कि इस शख्स का जो अप्रोच है वो दूसरों से अलग है। ये कुछ तमाशा करने के लिए मुशायरा नहीं करते, ये जी मुशायरा करने के लिए मुशायरा करते जी हैं। ये शायर ढूंढते हैं, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से रिसर्च करते हैं, पढ़ते होंगे मैगजीन के वो, और नए टैलेंट को सामने लाते हैं, बजाय इसके कि जो बाजार में चल रहे लोग उनको ले आए। उन्हीं को ले तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये अखलाकी फ़र्ज भी है और जो अदब के तई जिम्मेदारी है वो भी यही है कि एक आदमी जो एक ऐसा क्रूसेट किए हुए है उसके कुछ तो काम आए, और तो हम चाहेंगे भैया आ सकते कि आप खुद ही आ जाएं। उसमें आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी नहीं बात पता है। नहीं कर रहे हैं कि नहीं। जी जरूर कर लेकिन- रहे हैं सर। सर मिर्ची लिसनर्स का एक सवाल है क्योंकि वो बहुत बड़े फैन हैं फरहान अख्तर साहब के, जोया अख्तर जी के, कि हाउ प्राउड यू फील अबाउट देयर अचीवमेंट्स नाउ? तो देखिए इसमें जो बात एक आदमी कहेगा वो कुछ बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल सी लगेगी, जी लेकिन ये मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मुझे उनकी कामयाबी की जितनी खुशी है जी उतनी अपनी कामयाबी की खुशी नहीं हुई कभी। और फ़ख्र इस बात का है कि उन्होंने एक कामयाबी घटिया काम करके नहीं हासिल की है, बिल्कुल बल्कि एक मेयारी काम करके हासिल की है। जी। मैं तो यूं कहूंगी शायद ये टैलेंट इन ब्लड है, इन वेन्स है, एंड दैट्स प्रोबब्ली द रीजन दे आर सो क्योंकि टैलेंटेड। मुझे ये बात सूट करती है तो मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, मान जाऊँगा। जी। सर इससे पहले कि हम इस इंटरव्यू को कंक्लूड करें, कुछ चंद लाइनें जो आप 104.2 बहरीन मिर्ची के लिसनर्स के लिए कहना चाहेंगे सर? वो मिर्ची के लिसनर को कहिए कि टिकट लें और मुशायरा देखने आए, समझे? जी वो वहाँ पर होगा, वो वहां पर ये सीधे फ्री में काम अभी नहीं होने वाला फिर है। भी दो ठीक। चंद वही मैंने कहा, आप जी समझ गई बात? जी 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 तो आप उनसे कहिए वो जरूर आए, और वहाँ बहुत अच्छे अच्छे यंग शायर हैं, उनकी शायरी सुने, साथ में मेरी भी सुन लें। जी जरूर। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।